प्रिय आत्मीय बच्चों, मैं आर के तिवारी आज आप लोगों को वर्ण विचार एवं वर्ण विच्छेद शीर्षक के अंतर्गत इसके दूसरे भाग का अध्यापन करने जा रहा हूँ। इसके पहले भाग में वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, स्वर वर्ण एवं उनके भेद, अयोगवाह एवं आगत ध्वनियों के विषय में प्रकाश डाला जा चुका है। दूसरे भाग में व्यंजन वर्ण, उनके प्रकार, अनुनासिक, अनुस्वार, र के विभिन्न रूप, वर्ण विच्छेद आदि विषयों की जानकारी दी जा रही है। सर्वप्रथम हम लोग व्यंजन वर्णों की चर्चा करेंगे। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है तथा उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकली वायु का अवरोध मुंह के किसी न किसी उच्चारण स्थान पर पूर्णतः या आंशिक रूप से होता है। इनके तीन भेद हैं। पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। वैसे व्यंजन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है जिनके उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों का विशेषतः स्पर्श करती है। इनकी संख्या 25 है। देखें तालिका को। कवर्ग में 4 स्पर्श व्यंजन हैं। चूँकि इनका उच्चारण स्थान कंठ है, इसीलिए इन्हें कंठ वर्ण भी कहा जाता है। चवर्ग, इसमें भी इनकी संख्या 5 है। चूँकि इनका उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए इन वर्णों को तालव्य स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। टवर्ग, इसमें भी इनकी संख्या 5 है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। तवर्ग, इनकी संख्या 5 है। इनका उच्चारण स्थान दंत है, इसीलिए इन्हें दंत स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। पवर्ग, इनकी संख्या भी 5 है। इनका उच्चारण स्थान ओठ है, इसीलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण भी कहा जाता है। व्यंजन वर्ण का दूसरा उपभेद है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। ये हैं य, र, ल, व। अंतस्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतः यानी बीच में, के अंदर, के भीतर। स्थः का अर्थ है स्थित या ठहरा हुआ। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहने के पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि इन वर्णों की स्थिति अर्थात स्थान स्पर्श व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन वर्णों के बीच में है। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहने का दूसरा कारण यह है कि इनके उच्चारण के समय वायु मुंह के अंदर अल्प समय के लिए ठहर सी जाती है। और तीसरा कारण यह है कि ये संधि में स्वर से व्यंजन के रूप में बदल जाते हैं, अर्थात ये अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन की तरह अपनी भूमिका निभाते हैं। इनकी अंतः स्थिति बदल जाती है। देखें तालिका। यदि जोड़ अपि, यद्यपि। यदि का अंतिम वर्ण ई है जो स्वर है। अपि का प्रथम वर्ण अ है जो स्वर है। ई और अ दोनों स्वर हैं। इनके मिलने से य बन गया जो व्यंजन है, अर्थात स्वर से व्यंजन में इनका परिवर्तन हो गया। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें। महाजोड़ ऋषि। महा का अंतिम वर्ण आ और ऋषि का प्रथम वर्ण ऋ दोनों स्वर है और इनका रूपांतरण र में अर्थात व्यंजन में हो जाता है। तो हम इस तालिका में देखते हैं कि य, र, ल, व इनका जो रूपांतरण है वो स्वर से होता है। तो यही 3 कारण है
कि इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग तीसरे उपभेद की चर्चा करेंगे। स्पर्श व्यंजन का तीसरा उपभेद उष्म व्यंजन है। वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण के समय हवा के रगड़ से अर्थात घर्षण खाने से मुंह में गर्मी अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है, उष्म वर्ण कहलाते हैं। इनकी भी संख्या अंतस्थ व्यंजन की तरह 4 ही है। ये हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स एवं ह। संयुक्त व्यंजन वैसे व्यंजन हैं जो 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इसे इस तालिका से समझें। जैसे ये संयुक्त छ जो है क और श के मिलने से बना है, 2 व्यंजन वर्ण के मिलने से बना है। त्र त और र के मिलने से बना है। ज्ञ ज और य के मिलने से बना है। स्र स और र के मिलने से बना है। यानी इनका निर्माण 2 असमान व्यंजन वर्णों के मिलने से बना है। ये मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। इसी तरह से अन्य भी 2 व्यंजन वर्ण जब मिलते हैं उनके बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे शुद्ध में द और ध का मेल है, श्याम में स और य का, विद्वान में द और व का, ब्रह्मा में ह और म का। जब ये स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन के बाद जो उष्म व्यंजन है उसका भी हम लोग जाने। संयुक्त व्यंजन में समान मेल और असमान मेल दोनों होते हैं। अभी हम लोग असमान मेल का उदाहरण देखें। अब समान मेल में नीचे देखिए, यानी एक ही व्यंजन वर्ण जो है आपस में मिलते हैं तो समान मेल होता है। जैसे सच्चा में च च का मेल, मिट्टी में ट ट का मेल, बिल्ली में ल ल का मेल। तो जब संयुक्त व्यंजन में समान वर्णों में अर्थात सजातीय वर्णों में मेल होता है तो उस संयुक्त व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। हम लोग अब चर्चा करेंगे अनुनासिक एवं अनुस्वार के विषय में। अनुनासिक शब्द में अनु का अर्थ है अनुगमन करना तथा नासिका का अर्थ है नाक। अतः अनुनासिक वैसा नासिक के स्वर है जिनके उच्चारण के समय मुंह से अधिक सांस निकलती है परंतु नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रायः सभी स्वरों के साथ होता है। जिन स्वरों की मात्राओं में शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान होता है उन वर्णों के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है। जैसे अ, आ, हर्षु, दीर्घु आदि के ऊपर। देखे तालिका। आँख, हंसना, ऊँघना, लताएं, धुंधला, इनमें चंद्रबिंदु लगा हुआ है अर्थात अनुनासिक का प्रयोग है। परंतु जिन स्वरों की मात्राओं में शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान नहीं होता है अर्थात मात्रा का अंश लगा रहता है तो उन वर्णों के ऊपर अनुनासिक का केवल बिंदु लगाया जाता है। इसमें अर्धचंद्र गुप्त होता है। देखे तालिका में। सिंचाई। सिंचाई का मूलतः इसमें अनुनासिक ही लगा है जिसका चंद्रबिंदु लुप्त है। केवल जो है बिंदु ही दिखाई दे रहा है। अगर हम चंद्रबिंदु लगा करके लिखें तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिरोरेख रेख के ऊपर हर्ष ई की मात्रा लगी हुई है। तो इस तालिका में जहाँ भी सही का निशान है वही लिखने की ये मानक प्रणाली है। अगर हम इसके शुद्ध रूप को चंद्रबिंदु से लिखते तो वह हमारा जो है गलत हो जाता।
अनुस्वार नासिक व्यंजन है, इसे आश्रित व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार रूप ग्रहण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार अनुस्वार भी शब्दांत में या शब्द मध्य में जिस परिवेश में आता है उसी के अनुरूप अपना रूप ग्रहण करता है। देखिए तालिका। शब्दांत में यह सदैव म हलंत के रूप में रहता है, जैसे स्वयं, अहम। शब्द के मध्य में अगर कवर्ग के पहले आता है तो अनुस्वार अंग का रूप ले लेता है, चवर्ग के पहले आता है तो अनुस्वार य का रूप ले लेता है, टवर्ग के पहले आता है तो ड़ का रूप ले लेता है, तवर्ग के पहले आता है तो न का रूप ले लेता है, पवर्ग के पहले आता है तो म का रूप ले लेता है, यानी अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अब र के विभिन्न रूपों की चर्चा की जाएगी। रेफ संबंधी नियम। इसके अंतर्गत र जब हलंत या स्वर रहित होता है तो उसके नीचे हल चिन्ह नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में र रेफ बनकर अगले व्यंजन के सिर पर लगता है। जैसे तालिका में देखें, र हलंत और द मिलने के बाद द के ऊपर रेफ हो गया है। जैसे दर्द में र हलंत और य मिल करके य के ऊपर रेफ हो गया है, यानी बाद वाले व्यंजन पर रेफ हो जाता है। जैसे सूर्य में हलंत या स्वर रहित र का प्रयोग इसे कहते हैं। यदि र के पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र का उस व्यंजन के नीचे इस तरह से चिन्ह लगाया जाता है। देखिए तालिका में ग हलंत और र लगा तो ग के नीचे देखिए चिन्ह र का लिखा हुआ है, इससे शब्द बना ग्रंथ। या क हलंत र, क के नीचे चिन्ह लगा क्रम। जो भी खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं उनमें र का प्रयोग इसी तरह से किया जाता है। अब इसके नीचे वाला उदाहरण देखें। ट हलंत में र लगा है तो देखिए ट्रक में किस तरह से र लिखा जाता है। ड में लगा है र तो देखिए ड्रम में इसका स्वरूप इस तरह से होता है। चूँकि ये पाई रहित व्यंजन है तो पाई रहित व्यंजन में र का प्रयोग इसी तरह से किया जाता है। अब देखें, स के साथ अगर र लगता है तो तालव्य स, हलंत में र लगाने के बाद स्र का निर्माण हो। ये स्र इस तरह से लिखा जाता है जैसे श्रम शब्द में। अब स के साथ अगर री स्वर आता है तो उसका स्वरूप देखिए इस तरह से श्री हो जाता है, जैसे श्रृंगार में। इसे स के साथ र या री का प्रयोग के रूप में जाना जाता है। अब द हलंत के साथ र अगर लगता है तो इसका रूप इस तरह से होता है, जैसे द्रव्य में देख रहे हैं। ये द और र की स्थिति में इसका प्रयोग है। र के साथ भी र का प्रयोग होता है तो यह बाद वाले र पर रेफ हो जाता है, हलंत का जो र है, जैसे सर्राफ में। ह के साथ अगर र का प्रयोग होता है तो इसका रूप उदाहरण में देखिए ह्रास शब्द में ये स्थिति है। अभी हम जाने र के विभिन्न रूपों का विभिन्न स्थितियों में प्रयोग। अब है वर्ण विच्छेद। इसका शाब्दिक अर्थ है वर्णों को अलग करना। अतः किसी शब्द विशेष के वर्णों को अलग अलग करके उसकी रचना को दिखाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। इसमें व्यंजन के साथ लगी मात्राओं के स्थान पर पूरा स्वर ही लिखा जाता है तथा व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगाया जाता है। देखें तालिका में श्री कृष्ण, यहाँ व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत लगाया गया है। अब मात्राओं को जो है इसके स्वर के रूप में लिखा गया है। श्रृंगार, क्षेत्रज्ञ। आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त की जाती है। हम लोग पुनः मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।